Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class, chapter number 3rd, trigonometry. Trigonometry word बेटा ट्रिगन और मिट्रोन वर्ड से मिला है। ट्रिगन का मतलब होता है ट्रायंगल, मिट्रोन का मतलब होता है मेजर। मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल का जो मेजरमेंट है, क्योंकि पहले काफ़ी साल पहले, हजारों साल पहले भी कह सकते हो, इंडिया के अंदर भी और दूसरे देशों के अंदर भी ट्रायंगल को मेज़र किया जाता था। ट्रायंगल को मेज़र करने के लिए ट्रायंगल का क्या मेज़र किया करते थे? उसके एंगल्स को, उसकी साइड्स को, ठीक है, और उस साइड्स और एंगल के बीच में कुछ रिलेशन को डेवलप किया करते थे हम। तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया करते थे। सबसे पहले ट्रायंगल्स को ही मेज़र करना पड़ा, उनकी साइड्स को, ठीक है, उनके एंगल्स को, और उनकी साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन जो था वो निकालना पड़ा। इसलिए ट्रायंगल का यूज़ क्या करते थे। आजकल ट्रायंगल का यूज़ तो दूसरे ब्रांचेस के अंदर भी होने लग गया है, दूसरे फील्ड्स के अंदर भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल्स की। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? मान लीजिए ओ ए इज ए इनिशियल लाइन, ओ ए वैक्टर बोल सकते हो आप, ये एक इनिशियल लाइन है, ठीक है। ओ बी इज दैट इज टर्मिनल लाइन, ओ बी एक टर्मिनल लाइन है। ये इनिशियल लाइन आपने शुरुआत में ड्रॉ करी और उसको रोटेट कर दिया, ठीक है, रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल लाइन, तो जो ये अमाउंट बनता है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन इज कॉल्ड एंगल। वही एंगल होता है। मतलब आपने इनिशियल लाइन से लेकर टर्मिनल लाइन की तरफ जो इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रोटेशन करने पर जो ये रोटेशन जो हुआ उसका जो अमाउंट था, ठीक है, जो ये अमाउंट है वो अमाउंट ही क्या कहलाता है? इसका एंगल कहलाता है। अगर रोटेशन जो हम कर रहे हैं, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं, ये रोटेशन जो हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को या तो इधर मूव कर रहे हैं या इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो एंगल हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है आप जानते हो? जैसे कि ये वॉच है, आप जानते हैं घड़ी ऐसे चलती है, ये 12, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 है। ये कैसा है? घड़ी ऐसे वॉच ऐसे चलती है, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट एंगल को मेजर करें, इसके अपोजिट एंगल को मेजर करें, जैसे मैंने यहाँ मेजर कर रखा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और इसके अलोंग अगर एंगल को मेजर करें, ठीक है, जैसे घड़ी चलती है उसके अलोंग अगर एंगल को मेजर करें तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो अगर रोटेशन जो होता है, जो एंगल को मेजर कर रहे हैं, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं तो वो एंगल पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। अगर रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर एंगल कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रहा है एंगल, जैसे घड़ी चलती है उस डायरेक्शन के अंदर हम एंगल को मेजर करते हैं तो वो एंगल नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, ये ओ एक इनिशियल लाइन है, ये ओ भी एक टर्मिनल लाइन है, ठीक है। लेकिन जो ये एंगल है, हमने क्या करा, इस एंगल को कैसे मेजर किया? ओ ए लाइन से हम ओ बी लाइन की तरफ गए, ऐसे मूव किया हमने, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो ये अमाउंट बनता है, जो ये अमाउंट बनता है, जो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन की हेल्प से बनाया गया है, वो एंगल जो किस डायरेक्शन में बना हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ है, वो एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बनता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बनता है, तो एंगल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, इसके बाद जो है मेन बात है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, सब बच्चे जानते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ लिख रखा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री होता है, ये 90 से 180 होता है। इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ये 0 से 90, ये 90 से 180, ये 180 से 270, ये 270 से 360 होता है, ठीक है जी। ये क्वाड्रेंट्स की बातें थी। अब बात कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को मेजर करने के 3 तरीके बताए गए हैं। 3 तरीकों से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर सभी ने एंगल्स को मेजर करने, जो पुरानी जो सभ्यताएं थी वो एंगल को मेजर क्या करती थी?
वो एंगल को मेजर करने की जो यूनिट थी सबकी अलग अलग थी, सबका तरीका अलग अलग था मेजर करने का। तो पहला जो टेक्निक थी एंगल को मेजर करने की, उसका नाम दिया गया सेक्साजेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम। इसमें एंगल जो मेजर किया करते थे उसकी जो यूनिट थी वो डिग्री थी, उसमें डिग्री में एंगल को मेजर किया करते थे, डिग्री में एंगल को मेजर करते थे। इसे इंग्लिश सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। डिग्री, हम भी एंगल को डिग्री में ही मेजर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, तो कैसे उन्होंने मेजर किया? उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब उन्होंने क्या करा, एक लाइन और ड्रॉ करी इस लाइन के ऊपर, एक स्टैंडिंग लाइन ऑन दिस लाइन, जो एक स्टैंडिंग लाइन थी उस लाइन के ऊपर ऐसे, ठीक है। उस समय बता पाना मुश्किल था कि ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं था, मेजर कर पाना बहुत मुश्किल था। तो इंग्लिश सिस्टम में क्या करा, जो ये पूरा एंगल था, यहाँ से यहाँ तक का जो ये पूरा एंगल था, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर एक कंपास का एक पॉइंट लगता हूँ और आर रेडियस जितना प्रकार खोलता हूँ और एक अर्क लगा देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इसके 90 इक्वल टुकड़े कर दिए। कितने इक्वल टुकड़े कर दिए? 90 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया इंग्लिश सिस्टम के मेथड से, इंग्लिश सिस्टम के मेथड में, ठीक है। तो तब से ही माना गया कि जो ये एक, इसको राइट एंगल बोला गया बेटा। जब एक लाइन दूसरी लाइन पे स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हो तो उसको राइट एंगल बोला गया। और उन्होंने कहा कि ये जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल के हम 90 टुकड़े कर देते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। तो इसलिए तब से कहा गया कि एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक राइट एंगल किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और इसकी एक हर एक जो पार्ट, इसका हर एक पार्ट 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। और हम याद रखेंगे आज से कि एक राइट एंगल के अंदर 90 डिग्री होते हैं और साथ में 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। डिग्री, जब हम डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 90 लगा के उसके ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं, सर्कुलर फॉर्म में जो होता है एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो डिग्री को की नोटेशन है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है। यहाँ पे 60 मिनट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 60 लिख के उसके ऊपर एक डैश लगा, दैट इज रिप्रेजेंट 60 मिनट। मिनट के लिए केवल एक डैश की हेल्प से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है। सेकंड्स को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। 60 लिखो, डबल डैश लगा दो, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बेटा, और 60 सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं 60 पर डबल डैश। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। दूसरा टेक्निक है एंगल को मेजर करने का, दूसरा टेक्निक है सेंटीसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम। सेंटीसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम। इसके अंदर जो एंगल को मेजर किया गया, इसमें जो एंगल को मेजर किया गया फ्रेंच सिस्टम में, वो उसकी जो यूनिट थी एंगल को मेजर करने की जो यूनिट है उसे ग्रेड बोला गया है, ठीक है। इसमें भी एक राइट एंगल होता है, बस इसमें फ़र्क ये था कि एक राइट एंगल को इसमें 100 ग्रेड्स के नाम से रिप्रेजेंट किया गया। मतलब उसमें क्या किया गया, इसमें एक राइट एंगल बनाया गया। जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो ये एंगल बनता है, इंग्लिश सिस्टम में इसी पोर्शन को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन फ्रेंच सिस्टम में इसी को ही कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसको ग्रेड का नाम दिया गया है, ठीक है जी। तो फ्रेंच सिस्टम में एक राइट एंगल में 100 ग्रेड्स होते हैं। इसको 100 की पावर जी लगते हैं, जी ग्रेड के लिए यूज़ किया गया है। एक राइट एंगल में 100 ग्रेड्स होते हैं, ठीक है जी। और एक ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं। इन्होंने मान लिया कि एक ग्रेड के अंदर 100 मिनट्स होते हैं। जैसे हमने एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऐसे ही उन्होंने एक ग्रेड जो बच गया, इसका हर एक पार्ट 1 ग्रेड के बराबर है। यहाँ पर जो बनाया गया है उसका हर एक पार्ट जो 1 ग्रेड के बराबर है। इसमें हर एक पार्ट को, यानी कि एक ग्रेड को फिर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसे 100 मिनट्स के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। एक ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं, याद रखने वाली बात है। 100 के ऊपर एक डैश लगा दिया, मिनट को हम एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट में 100 सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब अगला टॉपिक है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? एंगल को मेजर करने का तीसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम।
इस सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यानी कि एंगल को मेजर करने की जो यूनिट है, उसे रेडियन बोला गया है और उसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सी फॉर सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि इसमें जो सिस्टम का नाम है वो सर्कुलर सिस्टम है, इसलिए उसको सी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है जी। अब ये 1 रेडियन किसके बराबर होता है, इसकी जो यूनिट है वो रेडियन होती है। इसमें जो एंगल को मेजर करते हैं वो रेडियन में मेजर करते हैं। जैसे कि इंग्लिश सिस्टम के अंदर डिग्री में मेजर करते हैं, फ्रेंच सिस्टम के अंदर ग्रेड में मेजर करते हैं, ऐसी सर्कुलर सिस्टम के अंदर रेडियन में मेजर करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो ये 1 रेडियन कितने एंगल के बराबर होता है, तो उन्होंने उसको ऐसे समझा रखा है। देखिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, मान लेते हैं उसका रेडियस आर के बराबर है। ठीक है, उसको ओ नाम दे रहा हूँ, इसको ए नाम दे रहा हूँ, इसका रेडियस मैं आर मान रहा हूँ। अब ओ पे प्रकार रखिए, ए जितना खोलें, ओ ए जितना प्रकार खोलेंगे जिसका लेंथ कितना आर के बराबर है। ए पे प्रकार रखना है, आर जितना ही खुला रहने दें, और एक ए पे प्रकार रख के आर जितना प्रकार खोलना है, ए पे रख के एक अर्क लगा दिया, ऐसे अर्क लगा दिया। ठीक है जी। इसकी यहाँ ओ ए से लेके बी तक जो ये आर्क, सर्कल के ऊपर जो ये आर्क काटा गया है आपने, इसकी जो लेंथ है वो भी आर के बराबर है। यहाँ पे भी ये वाला रेडियस भी आर है, ये भी रेडियस आर है, और इस आर्क की लेंथ भी कितनी है, आर के बराबर है। तो हर एक इक्वल है, सभी लेंथ क्या है, इक्वल है। तो यहाँ जो एंगल सबटेंड किया गया बाय दिस आर्क, जो एंगल सबटेंड किया गया बाय दिस आर्क, जहाँ पे आर्क की लेंथ खुद रेडियस के बराबर ही होनी चाहिए, तो दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। इस एंगल को 1 रेडियन नाम दिया गया है। ठीक है, इस तरह से इसको निकाला गया है, रिप्रेजेंट किया गया। रिप्रेजेंट करने का तरीका है इनका, डेफिनेशन ऑफ रेडियन है कह सकते हो आप। तो कहता है 1 रेडियन दैट इज इक्वल टू, 1 रेडियन को 1 की पावर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बात ध्यान रखना। रेडियन के लिए सी यूज किया गया है, 1 की पावर सी। 1 रेडियन या 1 की पावर सी, दैट इज द मेजर ऑफ एन एंगल। एक एंगल का मेजरमेंट है, दैट इज द मेजर ऑफ एन एंगल, जो एंगल सबटेंडेड किया गया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो एंगल सबटेंड किया गया एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर पर, ये सर्कल के सेंटर पर सबटेंड किया गया एक एंगल, जिसको मैंने अभी फिलहाल थीटा नाम दे रखा है। ठीक है, किसके द्वारा सबटेंड किया गया, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। इस आर्क से सबटेंड किया गया सेंटर पर, इस आर्क ने सबटेंड किया, सबटेंड मतलब बनाया है, इस आर्क ने बनाया है सेंटर पर एक एंगल, जो जिसमें से जो बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, लेकिन उस आर्क की जो लंबाई है उसके बारे में बात करते हैं। इस आर्क की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ दैट इज द इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के रेडियस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सो एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू थीटा, मैंने मान लिया थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। इसको 1 रेडियन एंगल से रिप्रेजेंट किया गया, जिसे 1 की पावर सी कहा गया, ऑलवेज कॉन्स्टेंट लिखा हुआ मैंने। मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल है वो हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लें एक सर्कल में ड्रॉ करता हूं, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर लेता हूं, ये सेंटर है, 5 सेंटीमीटर लिया, इसको ओ, इसको ए नाम दे दिया। फिर दोबारा ओ पे प्रकार रखे, ए जितना ही खोलता हूँ, यानी कि 5 सेंटीमीटर जितना ही खोलता हूँ, ए पे प्रकार रखता हूँ, एक अर्क और लगा देता हूँ 5 सेंटीमीटर जितना खोल के। ओ से ए जितना 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 है इसका, 5 पे आप प्रकार रखेंगे। ठीक है, कितना रेडियस लेना है आपने, 5 सेंटीमीटर जितना रेडियस लेना है, यहाँ पे रखना है, और 5 सेंटीमीटर जितना खोल के एक अर्क लगा देना है इस तरह से, इसको काटना है सर्कमफ्रेंस को। तो ये लेंथ भी कितनी हो गई, 5। ये ए से लेके बी तक की लेंथ भी कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है जी। अब ओ को बी से जोड़ देंगे, ये भी किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो हर एक की लेंथ कितनी हो गई, 5। तो कहते हैं जो यहाँ एंगल बनेगा, जो यहाँ एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि इसकी जो लेंथ है, जो इस आर्क की लंबाई है, वो भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं जो यहाँ गलत कह रहा हूँ वो एक बार ध्यान देना। मैंने कहा ओ से ए जितना प्रकार खोले, 5 सेंटीमीटर जितना प्रकार खोले, यहाँ पे प्रकार रखे और एक अर्क लगा दे। ठीक है, तो जो आर्क लगा, इसकी जो आर्क लगाया मैंने, ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसे आर्क लगाओगे तो इसकी लेंथ 5 हो जाएगी बेटा, तो इसकी लेंथ 5 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कहने का मतलब है ए बी की लेंथ 5 होनी चाहिए। कुल मिला के ये है। अगर मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ,
अब की बार मैं इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ओ ए, ठीक है। अब ये 6 सेंटीमीटर जितना रेडियस ले लिया, अब यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर और चूज करो। इस आर्क की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। मान लेता हूँ ये बी पॉइंट मैंने ऐसे चूज किया कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर दोबारा ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको फिर ज्वाइन कर दो, ये रेडियस भी कितना है 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस भी 6, ये रेडियस 6 और ये आर्क की लंबाई भी अगर 6 हो तो ये वाला जो एंगल बनेगा फिर वो रेडियन 1 रेडियन के बराबर ही बनेगा। इसको भी 1 रेडियन कहेंगे, इसलिए इसको कांस्टेंट कहा गया। कांस्टेंट क्यों कहा गया? क्योंकि वो ये कहता है चाहे मैं रेडियस बार बार बदलता रहूँ, पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस लिया, फिर 6 सेंटीमीटर रेडियस लिया, और अब की बार मैं कुछ और रेडियस ले लेता हूँ और थोड़ा छोटा रेडियस ले लेता हूँ, मान लो 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया, फिर दोबारा आर्क की लेंथ 3 सेंटीमीटर, ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये रेडियस भी 3 है और ये आर्क की लंबाई भी कितनी है 3 है, ये सब 3 है, ठीक है। फिर दोबारा जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। तो कहने का मतलब ये चाहे मैं रेडियस कितना भी ले रहा हूँ, रेडियस चाहे मैं कितना भी लूँ, सर्कल चाहे मैं कितने भी रेडियस का बनाता हूँ, तो लेकिन सेंटर के सर्कल के जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है, जो इस आर्क ने बनाया है, जिसकी लेंथ खुद रेडियस के बराबर हो, तो वो एंगल भी हमेशा 1 रेडियन ही रहना चाहिए, चाहे रेडियस कितना भी हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये थ्योरम कहती है, एक थ्योरम है यहाँ पर, उसके बारे में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या है। 1 की पावर c जिसे 1 रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 की पावर c जिसे 1 रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो कांस्टेंट एंगल, वो एक तरह का कांस्टेंट एंगल है, हम प्रूव करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस r के बराबर है, ये भी r के बराबर है, वही टेक्निक। फिर ए बी की लेंथ मैंने क्या ले ली, r ले ली, ये रेडियस ओ ए की लेंथ भी r है, ओ बी की लेंथ r है, और ये ए बी जो आर्क नजर आ रही है, आर्क ए बी आर्क जो नजर आ रही है वो भी r के बराबर है। तो आप जानते जो ये एंगल थीटा बनता है, वो थीटा एंगल किसके बराबर होगा, जिसको ए ओ बी एंगल का नाम दिया गया है। दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, जो 1 रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। इस तरह से आपने ना इस सर्कल बनाना, सर्कल के सेंटर पर 1 रेडियन एंगल बनाना, जैसा कि यहाँ पे पहले बताया गया है, उसके अंदर भी 1 रेडियन एंगल बना लिया आपने, क्लियर। 1 रेडियन एंगल बना लिया। तो एक हम फिलहाल ये प्रूव करना चाहते हैं कि 1 की पावर c जिसे 1 रेडियन बोल रहे हैं, 1 की पावर c जिसे 1 रेडियन बोल रहे हैं, वो एक कांस्टेंट एंगल है, इसको हम प्रूव करना चाहेंगे, एक कांस्टेंट एंगल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, एक ओ ए हमने मान लिया इसका रेडियस r, ओ बी इसका रेडियस मान लिया r बेटा, ठीक है। और जो ए बी आर्क है, इसकी लंबाई भी किसके बराबर है, r के बराबर है। अगर ए बी आर्क की लंबाई भी r के बराबर ही हो, तो इस आर्क ने जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है, मैंने मान लिया थीटा एंगल, वो थीटा एंगल को नाम दे रहा हूँ ए ओ बी, दैट इज इक्वल टू थीटा, वो 1 रेडियन के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। अब आपने क्या करा, यहाँ देखना चाहेंगे, यहाँ देखना चाहेंगे, इस ओ ए को ना आगे प्रोड्यूस कर दो, ऐसे इस ओ ए लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो। ये मान लेते हैं सर्कल को सी पर मीट करते हैं, ये एक लाइन बन गई जिसे हम ए सी लाइन बोल रहे हैं। इस क्या बता सकते हो कि इस ए सी लाइन ने जो ये पूरा एंगल बनाया है, ये जो पूरा एंगल बनाया है कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। ये बच्चे सब जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है जो कितने डिग्री एंगल बनाते हैं, कंप्लीट एंगल बन गया, सॉरी स्ट्रेट एंगल बन गया जो 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। चलो तो फिर आगे। अच्छा, तो इसको प्रोड्यूस करने का रीजन ये था, मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि ए ओ बी एंगल और ए ओ सी, इसको नाम दे दिया एंगल ए ओ सी। क्या नाम दे दिया इसको, ए ओ सी एंगल नाम दे रखा है यहाँ पे, ए ओ बी और ए ओ सी एंगल, ए ओ बी और ए ओ सी सेंटर पर बनने वाले दोनों एंगल्स का जो रेशियो है बेटा वो बराबर होता है। वो दोनों एंगल्स का रेशियो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, उन दोनों एंगल्स के द्वारा बनाए गए आर्क की लेंथ के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि ए ओ बी एंगल और ए ओ सी एंगल, इन दोनों एंगल का रेशियो ले रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है, जो ए ओ बी एंगल ने जो आर्क सबटेंड किया हुआ है, ए ओ बी एंगल ने आर्क सबटेंड किया, कौन सी आर्क बनाई हुई है, किस लेंथ की, आर लेंथ की आर्क बनाई हुई है, ए बी आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ आर आ गई। ये एक फार्मूला है बेटा जो याद रखना है
कि भाई सेंटर पर बनने वाले कोई भी दो एंगल ले लो, सेंटर पे बनने वाले कोई भी दो एंगल ले लो, उन एंगल वो दोनों एंगल जो ना हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं टू द आर्क 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 जो सबटेंड की बाय दैट एंगल्स, ठीक है। उस एंगल ने जो आर्क सबटेंड किए उन एंगल्स ने जो आर्क को सबटेंड किया है, जिस जो लेंथ है, जो आर्क की जो लंबाई जो बनाई गई है, ठीक है, दोनों एंगल्स ने, उन दोनों आर्क की जो लेंथ है उन लेंथ का रेशो के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए ओ बी जो आप नज़र आ रहा है, ए ओ बी एक एंगल नज़र आ रहा है, इसने एक लेंथ क्या काटी है, आर लेंथ काटी है। लेकिन ये ए ओ सी जो एंगल नज़र आ रहा है, ए ओ सी इसने कितना आर्क बनाया है, ए ओ सी जो स्ट्रेट लाइन है इसने कितना आर्क बनाया है, पूरा जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है पाई आर, क्योंकि ए ओ सी एक डायमीटर बन गया। क्या बन गया, एक डायमीटर। और जब डायमीटर कर देते तो इसका ये आधा पोर्शन सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो आप जानते हैं पाई आर होती है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, और ये सेमी सर्कल बनाता है तो इसकी लेंथ कितनी हुई, पाई आर हुई। आर से आर कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/पाई, तो ये आंसर आ गया 1/पाई के बराबर, ठीक है जी। तो ए ओ बी एंगल किसके बराबर होना चाहिए, ए ओ बी एंगल इज इक्वल टू 1/पाई, ए ओ सी को इधर ले आओ तो एंगल ए ओ सी अपॉन में पाई आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ए ओ सी एंगल कैसा एंगल है, पहले समझ सकता हूँ, ए ओ सी हम क्लियरली जानते हैं, ए ओ सी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल तो पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ए ओ सी एंगल कितने डिग्री बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, जिसे स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। और अपॉन में क्या है इसके, पाई है। तो एक स्ट्रेट एंगल जो फिक्स एंगल है वो कभी चेंज नहीं होता, स्ट्रेट एंगल जो होता है वही होता है 180 डिग्री, उसको कभी चेंज तो होता नहीं, तो इसका मतलब वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो एक स्ट्रेट एंगल है वो एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, और जो पाई है वो भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये भी एक तो कांस्टेंट का कांस्टेंट से जुड़ेगा तो एक कांस्टेंट नंबर ही आना चाहिए। तो इसका मतलब एंगल जो ए ओ बी है, यहाँ पर एंगल ए ओ बी है वो बराबर आ गया एक स्ट्रेट एंगल अपॉन में पाई, दोनों कांस्टेंट हैं, उन कांस्टेंट का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। और जो ए ओ बी एंगल है वो 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करता है, चेक कर लें। जो ए ओ बी एंगल है, एंगल ए ओ बी जो थीटा से रिप्रेजेंट किया गया, पहले लिख रखा ए ओ बी दैट इज इक्वल टू थीटा दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन, तो ये 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब 1 रेडियन किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर आ गया। हमें यही प्रूव करना था कि 1 रेडियन जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, तो एक रेडियन हमेशा एक कांस्टेंट एंगल होना चाहिए, बस इसमें यही प्रूव करा था, ठीक है जी। अगली थ्योरम क्या कहती है, टू प्रूव दैट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ये भी आपने प्रूव करा इसके अंदर, एक रेडियन हमेशा एक कांस्टेंट एंगल होता है, ये हम इसमें प्रूव कर चुके हैं। सेकंड थ्योरम कहती है कि अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जैसे कि मैंने एक सर्कल यहाँ बनाया, ठीक है, इसके सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, मान लेते हैं थीटा, इसकी रेडियस आर मान लेता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, आर्क की जो लंबाई है वो एल के बराबर है। तो थीटा आर और एल में एक रिलेशन बन गया कि वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये रिलेशन हम यहाँ प्रूव करने के लिए प्रूव करना चाहेंगे, ठीक है जी। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा कौन है, सेंटर पे बनने वाला एंगल है, आर कौन है, सर्कल का रेडियस है, एल कौन है, वो आर्क है, आर्क की वो लेंथ है जिसने सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड किया है, ठीक है। एल कौन है, वो आर्क की लंबाई है जिसने सर्कल के सेंटर पर एंगल थीटा सबटेंड किया है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पर, अब ध्यान दें, एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके अंदर एक ए पॉइंट है, सर्कल का सेंटर जो है वो ओ के बराबर है, इसका रेडियस आर के बराबर, तो ओ ए आर के बराबर है, ओ बी क्या है, आर के बराबर है। फिर दोबारा ए बी एक जो आर्क बनती है वो इस तरह से ली गई है कि वो भी उसकी जो लेंथ है, ए बी आर की जो लेंथ है वो खुद आर के बराबर होनी चाहिए। तो ए ओ बी की तरफ ध्यान दो, ठीक है, ये सेक्टर बन जाता है। आपने 10th क्लास में देखा था, सेक्टर जो बन गया, एक सेक्टर बन रहा है, एक तरह का सेक्टर है जिसके अंदर रेडियस ओ ए कितनी है, आर है, ओ बी कितनी है, आर है, और ए बी की जो लेंथ है, जो एक आर्क बन रही है ए बी आर्क, उसकी लेंथ बेटा कितनी है, आर है। तो तीनों अगर आर हो तो इसके ऊपर एंगल जो बनता है, ए ओ बी जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, ये मुझे पता है कि ओ बी एक आर रेडियस है, मैं एक इस लाइन एक रेडियस और ले लेता हूँ, जिसको मैं ओ सी नाम दे रहा हूँ, ओ सी एक और रेडियस बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, ओ सी एक और रेडियस बना लेता हूँ। ये ओ सी एक और रेडियस ड्रॉ करता हूँ, और
बी से लेकर सी तक का जो लेंथ है, जो आर्क जो बनती है बी से लेकर सी तक की जो आर्क है, उसको मैं एल नाम दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि भी आप इसको आर ही नाम दें, आप थोड़ा सा सी को और इधर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। एल लेंथ जो है, जो ए बी सी की जो लेंथ है आर एल, वो ए बी की लेंथ आर से डिफरेंट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों बराबर भी हो सकती है। ठीक है, बी सी की लेंथ मैंने फिलहाल यहाँ पे एल मान ली। तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा जिसका नाम मैंने दे दिया थीटा। फिलहाल मुझे इस एंगल का नाम, एंगल कितना है वो मुझे पता नहीं है, तो हमने पता नहीं है तो हमने मान लिया दैट एंगल इज थीटा, इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब लेकिन हम एक बात जानते हैं क्या, कि बी ओ सी जो एंगल है, बी ओ सी एंगल और ए ओ बी जो एंगल बनता है, यहाँ पर मुझे पता है ए ओ बी एंगल कितना बनेगा, ये 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा। ए ओ बी एंगल बेटा 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों जानते, क्योंकि दोनों रेडियस कितने हैं, दोनों रेडियस सेम है, दोनों आर आर के बराबर हैं, और जो ये आर्क यहाँ पे बनाई गई है वो भी आर के बराबर हो, तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा चलो, ये बात तो सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो पहले ही समझा चुका हूँ, सर्कुलर सिस्टम की हेल्प से। अब हम एक बात जानते हैं कि सर्कल के अंदर सेंटर पे बनने वाले जो एंगल हैं, उन दोनों एंगल्स का रेशो बेटा, जैसे कि बी ओ सी एंगल और ए ओ बी एंगल का रेशो यहाँ लिख रखा है। बी ओ सी और ए ओ बी एंगल जो है उन दोनों का रेशो दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होते हैं, जो ए ओ बी एंगल ने जो, पहले बी ओ सी ले लेते हैं, बी ओ सी एंगल ने जो यहाँ पे आर्क बनाई है, एल आर्क बनाई है, और ए ओ बी एंगल ने यहाँ पे भी जो आर्क बनाई है, वो आर नाम की आर्क बनाई है, तो इन दोनों के रेशो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिख दिया एल बाई आर। बेटा ये कोई रिजल्ट है, कोई थ्योरम है, उसे आप याद रख लें। सेंटर के ऊपर सर्कल ले लिया आपने, सर्कल के सेंटर पर 2 एंगल बना लो, एक जैसे कि मैंने ये बना लिया और एक ये एंगल बना लिया, इसको नाम दे दिया ए ओ बी एंगल, इसको नाम दे रखा बी ओ सी एंगल। तो इन दोनों एंगल का जो रेशो होता है ना, वो बराबर होता है, किसके रेशो के बराबर होता है, इन दोनों एंगल ने जो आर्क सबटेंड किया है, इन दोनों एंगल ने जो आर्क बनाया है, कहाँ पे आर, इसने आर्क बनाया है, इसने, इस वाले एंगल ने एल नाम का एक आर्क बनाया है, तो इन दोनों आर्क के रेशो के बराबर होना चाहिए ये दोनों एंगल। ठीक है, तो बी ओ सी ने एल बनाया था और ए ओ बी ने आर बनाया था, तो इन दोनों के रेशो के बराबर रख दिया आपने। बी ओ सी एंगल को क्या नाम दे रखा, बी ओ सी एंगल को थीटा नाम दे रखा, तो थीटा यहाँ पे आ गया। लेकिन ए ओ बी एंगल किसके बराबर है, 1 रेडियन के बराबर है। ए ओ बी जो है 1 रेडियन के बराबर होना चाहिए। क्यों 1 रेडियन के बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रेडियस आर है, इसमें भी रेडियस आर है, और ए बी का जो जो आर्क बनाई हुई है उसकी लेंथ भी आर के बराबर हो, तो यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करता है बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो थीटा अपन ए ओ बी एंगल दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 रेडियन को आप उधर ले आओ, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर इंटू में 1 रेडियन आ गया। ठीक है, अब एल बाई आर को मैं 1 रेडियन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या इसको क्या सीधा क्या बोल सकता हूँ, एल बाई आर रेडियन बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 को एल बाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बाई आर ही आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज़ करेंगे हम बार बार। ठीक है जी, तो ये 2 थ्योरम जो बताई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके बिना बात नहीं बनेगी। अच्छा जी, हम एक बात जानते हैं कि 1 रेडियन जो है ना बराबर होता है ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट एंगल अपॉन में पाई की। ये बात पहले ही समझा चुका हूँ मैं। देखो कहाँ पे, ये आपने प्रूव किया था थ्योरम, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूव की है कि 1 की पावर c यानी कि 1 रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। 1 रेडियन जो होता है ना एक कांस्टेंट एंगल होता है, अभी प्रूव किया था आपने। अब प्रूव करते समय आप यहाँ तक पहुँचे थे आप कि 1 ए ओ बी एंगल, जो ये ए ओ बी एंगल थीटा जिसको नाम दिया गया था ए ओ बी एंगल दैट इज इक्वल टू ए स्ट्रेट एंगल अपॉन में पाई के बराबर आ गया था। तो इसका मैं यूज करने वाला हूँ। ए ओ बी एंगल दैट इज इक्वल टू ए स्ट्रेट एंगल अपॉन में पाई। चलो देखते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात और, जो ये ए ओ बी एंगल था, ए ओ बी एंगल, इसको 1 रेडियन से रिप्रेजेंट कर दिया गया था बाद में। तो 1 रेडियन किसके बराबर आ गया था, एक स्ट्रेट एंगल अपॉन में पाई के बराबर आ गया था। ठीक है, चेक कर लो आप। ये ए ओ बी एंगल था, ए ओ बी एंगल जिसमें रेडियस आर था, ये भी रेडियस आर था और इस आर्क की लंबाई भी आर के बराबर थी। तो ये एंगल जो थीटा है उसको 1 रेडियन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ए ओ बी जो एंगल है, ए ओ बी जो 1 रेडियन के बराबर होना चाहिए। तो ए ओ बी 1 रेडियन के बराबर यहाँ लिख रखा है। तो ये 1 रेडियन बराबर है एक स्ट्रेट एंगल अपॉन में पाई। 1 रेडियन बराबर है ए स्ट्रेट एंगल अपॉन में पाई। यहाँ से इस थ्योरम को अगर समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो अगर एक रेडियन बराबर है ए स्ट्रेट एंगल अपॉन में पाई, तो 1 रेडियन बराबर है, एक स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 2 राइट एंगल के बराबर होता है। एक स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है, 2 राइट एंगल के बराबर होना चाहिए, और अपॉन में पाई हमारे पास है। एक स्ट्रेट एंगल 2 राइट एंगल से अपॉन में पाई है, ठीक है जी। तो पाई जो बच गया नीचे, उस पाई को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और इधर आ गए, पाई रेडियन बराबर 1 रेडियन इतना है, तो पाई रेडियन कितना होगा, तो मतलब पाई से मल्टीप्लाई कर दो या तो पाई रेडियन बराबर होगा 2 राइट एंगल्स के बराबर आ गया। एक राइट एंगल किसके बराबर होता है, आप जानते हो, 90 डिग्री के बराबर होता है। एक राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 2 राइट एंगल 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। तो पाई रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री। तो आज से ये रिजल्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही बहुत है।